में लगाया गया, हम उसे झेल नहीं पाए, उसने हमारी कमर तोड़ दी। और ज्यादातर लोगों ने यही बताया, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, इन 3 कारणों से वो कर्जे की दलदल में फंसे। तो सबसे पहली बात तो ना तो नोटबंदी आपने करी, ना जीएसटी आपने लगाया, ना लॉकडाउन आपने लगाया, तो इसकी सजा अपने आप को मत दीजिए, खुद को दोषी मत ठहराइए। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसकी सजा अपने आप को मत दीजिए। अब ये तो समस्या है, समाधान क्या है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार राहत दे देती है, उनका लोन माफ हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, अंडरराइट कर दिया जाता है। आखिर क्यों? और आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? इसकी जड़ में जाओ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिलने का एक बड़ा कारण यह है, उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। मानो अयोध्या के किसी छोटे गांव में कोई व्यक्ति परेशान है कर्जे के कारण, या मोदी जी को या वित्त मंत्री को कैसे पता चला? सपना तो नहीं आएगा, उन तक खबर पहुंचेगी कैसे? अच्छा, बड़े उद्योगपति की तो खबर उनके सीए पहुंचा देते हैं, उनके अधिकारियों से संबंध होते हैं, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास नहीं होती। इसलिए मैंने तय किया, सबसे पहले आपकी जानकारी इकट्ठा करके सरकार को देंगे। जब शुरुआत करेंगे तो मुझे भी नहीं मालूम था इतनी बड़ी समस्या है। मुझे लगा 2000, 4000, 5000, 10,000 लोग होंगे जो परेशान होंगे। पहले महीने में ही हमारे पास 25,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया जो कर्जे कारण परेशान थे। और जब 25,000 संख्या थी तो सरकार पर दबाव नहीं पड़ रहा था, सरकार को लगा 25,000 ही तो क्या कर लेंगे। अच्छा, जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार पर थोड़ा दबाव बनना शुरू हो गया। जब संख्या 1 लाख हुई तो सरकार ने हमारे लेटरों के जवाब देने शुरू कर दिए, पत्र व्यवहार होना शुरू हो गया। आज 3,60,000 ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरा विश्वास करिए, जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो गई, उस दिन यहां सरकार को खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमारी मांगे क्या? 3 मांगे हैं, बार बार बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। तुमसे कोई सरकार का अधिकारी पूछ ले, तुम्हें कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई बुलावा आ जाए, 3 मांग ही रखनी है। हमारी 3 मांगे हैं। कौन कौन सी मांग? पहली मांग, वो सभी लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। ये पहली मांग है हमारी। कितने तक का? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का, जितना सरकार को लगे इसका माफ कर देना चाहिए। जिनका लोन माफ ना हो पाए किसी भी कारण से, मान लो किसी का 50 करोड़ लोन है, 100 करोड़ लोन है, सरकार को लगता है नहीं माफ होना चाहिए, तो क्या करो? ऐसे व्यक्ति जिनका लोन माफ नहीं हो सकता, उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। 2 वर्ष तक उन्हें ना इंटरेस्ट देना है, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, और 2 वर्ष तक का उन्हें समय दे दिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी गौतम अदानी जी को 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का मतलब पता है क्या है? गौतम अदानी जी के पास जब पैसा होगा तब वो दे देंगे। अरे भैया, तो हमें भी वही वाली फैसिलिटी दे दो, क्या दिक्कत है? और तीसरी हमारी मांग, वो व्यक्ति जो दुनिया में नहीं रहा, जो एक्सपायर कर गया, उसने लोन लिया था, उसका लोन इंश्योर्ड था नहीं था, उनका लोन तो माफ होना चाहिए। अभी मैं महाराष्ट्र गया, एक लेडी आ गई, छोटी बच्ची है उसकी, मुश्किल से 3 साल की, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, लोन चल रहा था, घर पर लोन था, और बैंक वालों ने घर सील कर दिया, उस बच्ची को घर से निकाल दिया। अब सोचिए, जिसके सर से पिता का साया भी चला गया, उसके सर से छत भी छीन ली जाए। आप बताइए, क्या ये सही है? क्या ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार के लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। और वो लोग मुझे क्या कह रहे हैं, आप तो मोदी जी के विरोधी हो, आप तो इस पार्टी के विरोधी हो, आप उस... अरे भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। और जो लोग तुम्हें भी कहेंगे कि ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी का विरोधी है, भाजपा का विरोधी है, मैं कहता हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो यार। समस्या क्या आ रही है भाई? मैं विरोधी कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं सबसे पहले उनका कर दो। हमारे साथ जो लोग जुड़े कौन है? व्यापारी लोग हैं, ज्यादातर व्यापारी तो भाजपा का समर्थक है। मेरी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। मेरा कहना यह है, जो कर्जे की दलदल में फंसा, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी विचारधारा का हो, वो देश का नागरिक है, और देश के नागरिकों की रक्षा करना देश की सरकार की नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसलिए मैंने क्या किया, देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजना शुरू किया। और पत्र में क्या लिखा है? आपके अयोध्या के सांसद को भेजा गया। क्या लिखा है? आप ये बताइए, क्या अयोध्या में जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सांसद जी जवाब देंगे।
और जो भी उनका जवाब आएगा वो अयोध्या के सभी पोस्टरों पर पोस्टर लगाकर दीवारों पर चिपका दिया जाएगा, सांसद जी अयोध्या के लोगों के समर्थन में है कि नहीं है। और अगर समर्थन में है तो मैं आपसे कहूंगा आप भी समर्थन करना, और अगर समर्थन में नहीं है तो आप भी साथ मत देना। सिंपल। अब तो नेताओं को तय करना पड़ेगा वो जनता के साथ है कि नहीं है। जो जनता का साथ देगा, जो जनता का कर्जा माफ करेगा, जनता उसका साथ देगी, और जो जनता का साथ नहीं देगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अभी तक 6 सांसदों के जवाब आए हैं। 540 लेटर भेजे थे, 3 सांसद एक्सपायर कर गए, उनकी सीटें खाली हैं। 540 में से 6 सांसदों के जवाब आए हैं, और 3 अलग अलग पार्टियों के हैं। बीजेपी के भी हैं उसमें, एनसीपी के भी हैं, 2 बीजेपी के हैं, एक एनसीपी का है, एक कांग्रेस का है, एक झारखंड के हैं। अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं। मजे की बात यह है 6 के 6 सांसदों ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। यह बड़ी बात है हमारे लिए। और अब मैं उन सांसदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या सदन में यह मुद्दा उठाओ, मानसून सेशन आने वाला है, सदन में मुद्दा उठाओ कि जनता कर्जे के अंदर फंसी हुई है, जनता को राहत मिलनी चाहिए। और मैं बता रहा हूं अगर एक भी सांसद ने सदन में तुम्हारी आवाज उठा दी ना, तो फिर सरकार को तुम्हें सीरियसली लेना पड़ जाएगा। लेकिन तुम डटे रहना, अड़े रहना, जुड़े रहना, वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटेंगे। हमारा एक ही धर्म है भैया, क्या? कर्जा। अगर वो बोले ना इस धर्म की बात करो, उस धर्म की, कह रहा भाई धंधे की बात कर, कर्जा उतार रहा है कि नहीं उतार रहा? सिंपल। हमारी एक ही जाति है, कौन सी जाति है? कर्जा। कर्जे वाले लोग हैं भैया हम तो। और डरने से, छुपने से, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने आप को गुनहगार मत मानो। तुमने कोई पाप नहीं कर दिया, तुमने कोई अपराध नहीं कर दिया कर्जा लेकर के। कर्जा लोग पहले भी लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। कर्जा लेना अपराध नहीं है। समस्या क्या आई? कमाई के साधन नहीं रहे। लोग मुझे कहते हैं आप तो डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो। मैं कहता हूं डिफॉल्टर नहीं है। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता मैं पैसा चुकाना नहीं चाहता। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा मारना चाहते हो? चुकाना चाहते हो ना? समस्या क्या है? कमाई नहीं है। मुझे लोगों ने कहा कि सर कोई कमाई का साधन मिल जाए, 2 साल का समय मिल जाए, एक एक व्यक्ति की एक एक पाई चुकाना चाहता हूं, मैं पैसा मारना नहीं चाहता। समस्या क्या आ रही है? कमाई का कोई साधन ही नहीं है। अब जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके व्यापार बंद हो गए, और मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार के एक बड़े मंत्री पता है क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भारत में लॉकडाउन का लॉकडाउन से जो कोरोना का असर आया वो इंपैक्ट पड़ा ही नहीं। अरे लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा भारत में? जाकर के तो देखो, एक एक मार्केट में जाओ, और मैं कहता हूं किसी भी अयोध्या की किसी मार्केट में चले जाओ, व्यापारी से पूछ लो 5 साल पहले कितना व्यापार था, आज कितना, बता देगा यार। सच्चाई क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गई है कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। किसको कहें जाकर? रिश्तेदार को नहीं बता सकते, पड़ोसी अड़ोसी को नहीं बता सकते, जानकार को नहीं बता सकते, यहां तक कि हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को नहीं बता सकते। पता चला छोड़ ना दे, ये तो कर्जे में फंस गया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कर्जा एक ऐसी बीमारी बन चुका है, रिश्तेदार को अगर पता चल जाए ना भाई साहब आप कर्जे की दलदल में हो, रिश्तेदार बताना बंद कर देता मेरा रिश्तेदार है। इतनी बड़ी बीमारी। और ऐसे समय में जब हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैंने तय किया मैं तुम्हें जोड़ूं, इकट्ठा करूं। अभी मैं मुरादाबाद में था, एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ी बढ़िया बात कही। उसने कहा सर आपने कुछ किया कि नहीं किया? एक बढ़िया काम कर दिया, हम सबको इकट्ठा कर दिया। पता तो चल गया इतने लोग परेशान हैं, अभी तक तो लग रहा था मैं अकेला ही परेशान हूं, यहां आके देखा नहीं मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे हैं। नहीं तो मैं खुद को दोष दे रहा था। और अब तुमने क्या करना है? देखो यहां 80 90 100 लोगों लगभग, आज व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा तुम्हारा सबका। अगर मान लो किसी एक को कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला परेशान करे, 100 लोग पहुंच जाओ उसके घर। ओए मेरा भाई है, कैसे परेशान कर रहा तू इसको? भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें परेशान कर दे। समस्या क्या? तुम अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। अकेले अकेले अगर अपनी लड़ाई लड़ोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे। बेहतर क्या होगा? संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ो। वो कहानी सुनी ना बचपन में, एक लकड़ी होती है, कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ। और हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी पार्टी, किसी नेता से दुश्मनी नहीं। हमारी तो एक ही मांग है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और जो अभी बताया गया
जंतर मंतर पर हमने एक दिन का साकेतिक भूख हड़ताल रखी। आपने कार्यक्रम देखा होगा लाइव, क्या जबरदस्त कार्यक्रम, मतलब हजारों लोग पहुंच गए। मैंने मना किया था कि दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, फिर भी हजारों लोग दिल्ली से बाहर से पहुंचे और सरकार पर दबाव पड़ा। और उस दिन हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, एक डेट तय कर ली, इसी महीने की 30 तारीख, आपको पता होगा 30 जून 2023 तक का सरकार को समय दिया गया है। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले कि क्या वो जनता का कर्जा माफ करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जो सरकार तुमने चुन करके भेजी वो तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती, अब तुम तय करो तुम्हें क्या करना। और करना पड़ेगा, सरकारों पर दबाव डालना पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या है। नेता एक ही भाषा समझते हैं, वो भाषा है वोट की भाषा। जब उन्हें लगता है उनका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उन्हें लग रहा है उनके लोग उनके साथ से हट सकते हैं, तो वो तुम्हारी सारी बात मान लेंगे और वोट किसी को भी दे देना। कम से कम डराना तो शुरू करो। नेता से सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दो, नेताजी अगली बार वोट चाहिए तो जनता का कर्जा माफ कर देना, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा। भले ही दे देना लेकिन डरा तो दो कम से कम। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया, काफी वायरल हो गया, व्हाट्सएप पर चल रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को बोला, कार्यकर्ताओं को बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों के पास जाएं, मंडल अध्यक्ष के पास जाएं, जिला अध्यक्ष के पास जाएं, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएं और उनसे पूछें कि हमने आपके लिए झंडा उठाया, हमने आपके लिए लाठियां खाई, हमने आपको सत्ता में पहुंचाया, अब क्या आप हमारी कर्जा माफी करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? और कार्यकर्ताओं को असलियत पता चल जाएगी कि जिनके लिए तुम लड़ रहे हो उन्हें तुम्हारे दुख दर्द से कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं। और हर पार्टी में ऐसा नहीं, एक पार्टी का बोल रहा हूं, मैंने कहा सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के पास जाएं, उनसे पूछें कि हमने अभी तक आपके लिए अपना खून पसीना बहाया, अपना समय लगाया, आपके लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए झंडे उठाए, नारे लगाए, आपको वोट दिलाए, आपको सत्ता दिलाई, अब बारी आपकी है, क्या आप मुझे कर्जे की दलदल से बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और अगर नहीं निकालोगे तो मुझसे ये उम्मीद मत करना कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए वोट मांग लूंगा। भाई इतना बोल दोगे ना, डर बैठ जाएगा उनमें, डर बैठ जाएगा। और नेताओं में डर रहना चाहिए कि सत्ता आ सकती है तो सत्ता जा भी सकती है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं जनता के साथ हूं, मैं तुम्हारी आवाज उठा रहा हूं, मुझ पर कर्जा नहीं है। राजीव बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है, हरप्रीत जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, जितने साथी बैठे इस्लाम है इन पर कर्जा नहीं है, हम में से किसी पर कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इसलिए ही ये लड़ाई लड़ पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने लिए मांग नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अपने लिए मांग करूंगा तो शायद मांग पूरी ना हो पाए, लेकिन मैं जब दूसरों के लिए मांग कर रहा हूं तो सरकार को मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तुम क्या करो, आज से ही तुम्हारी समस्या कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, अपने लिए मांग करना बंद करके अपने साथ के जो लोग हैं उनके लिए भी आवाज उठाना शुरू करो। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, तुम्हारे साथ है, वो भी कर्जे में परेशान है, तुम भी परेशान हो, दो परेशान लोग एक दूसरे की परेशानी हल करो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। आधा दर्द तो तभी दूर हो जाता है जब तुम उसका दर्द सुन लेते हो यार, उसकी समस्या सुनो तो सही, आखिर समस्या है क्यों, कारण क्या है, कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। जब तुम उससे बात करोगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और मैं इसीलिए आपके बीच में आया आज अयोध्या में, इसलिए मैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा में जा रहा हूं आपसे संवाद करने के लिए, ताकि आपको बता पाऊं समस्या क्या है और समाधान कहां से निकलेगा। हो सकता है आपको कोई बैंक वाला परेशान कर रहा हो, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, कोई एनबीएफसी वाला परेशान कर रहा हो, कोई साहूकार परेशान कर रहा हो, क्योंकि बैंक वालों की तो समस्या है ही, एक बड़ी समस्या चल रही है जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं, जो साहूकार हैं, वो ज्यादा बड़ी समस्या चल रही है। और मुझे नहीं मालूम यहां क्या स्थिति है, मैं मध्य प्रदेश गया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई साहब। पता है वहां क्या हो रहा है, साहूकार पैसा दे देता है और जब किस्त नहीं चुका पाता व्यक्ति तो उसको बोला जाता है अपनी बहन को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। ये समस्या इतनी ज्यादा गंभीर है, मैं बता नहीं सकता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है, लोगों की स्थिति देखी नहीं जा रही है। और ये सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि ऐसे काम चल जाएगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सोच के देखो थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर यार, हमारी बहन बेटी के बारे में कोई ऐसा बोले हम स्वीकार कर लेंगे क्या? और ये रोज हो रहा है। और लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये बेइज्जती है, क्योंकि वो ये अपमान सह नहीं पा रहे। एक इज्जतदार आदमी क्या करेगा,
जब उसको ऐसा बोला जाएगा अपनी बहन को भेजो, बेटी को भेजो, क्या करेगा? मरेगा एकदम, तो क्या करेगा यार? और कितना ब्याज ले रहे हैं साहूकार? 5%, 10%, 15%, 20% महीने का। अभी मैं चांदनी चौक में गया, दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। वहां पर एक व्यक्ति ने बताया, मेरे भाई ने 50 लाख रुपए का लोन लिया प्राइवेट फाइनेंसर से, 10% ब्याज पर। सोचो, 5 लाख रुपए महीना ब्याज, जो व्यापारियों समझते हैं, कैसे चुकाएगा? चुका ही नहीं सकता यार, चुका ही नहीं सकता। और उसने 50 लाख रुपए लिए, 18 महीने तक ब्याज दिया। सोचो, 18 महीने, यानी जितना पैसा लिया उससे ज्यादा दे दिया। और उसके बाद भी वो कह रहा 50 लाख दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में से सामान उठाकर ले जाएंगे, बदनामी कर देंगे। व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। 50 लाख का 90 लाख देने के बाद भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन्हें बिल्कुल रहम नहीं आता। और ये सरकार की नाक के नीचे सब काम हो रहा है, और सरकार के लोग देख रहे हैं और हम चुप बैठे रहे। ऐसा नहीं होगा साहब, बोलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, कई लोग हैं, पता है आपके अयोध्या में कितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ? आप हैरान हो जाओगे जान करके, 4000 लोग हैं अयोध्या में जो जुड़े हुए हैं कर्जा मुक्ति अभियान से। यहां 100-125 लोग हैं। कारण क्यों है? बाकी क्यों नहीं आए? डर रहे हैं। आप ही का एक व्यापारी है, उन्होंने कहा 2.5 करोड़ का कर्जा है, मैं आपके सबके सामने मिल नहीं सकता क्योंकि सब मुझे जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए सब लोग मेरे बदनामी चली जाए, बदनाम हो जाऊंगा मैं। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारा घर कब्जा कर लेगा बैंक, जिस दिन तुम्हारी दुकान पर ताला लग जाएगा, सील हो जाएगी, तब भी तो पता चल जाएगा ना। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय बोलने का है। ये समय छुपने का नहीं है, ये समय आने का है, सामने आने का है। अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। फिर भी किसी को नोटिस आया, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, मैं वो नोटिस लेके आना, दिखाना, मैं बताऊंगा क्या जवाब देना। और नोटिस का भी समझ लो, 3 तरह के नोटिस होते हैं, ध्यान रखना इसका। पहला आता है बैंक से नोटिस। समस्या क्या आ रही है? ज्यादातर लोग नोटिस पढ़ते ही नहीं है, नोटिस लेते नहीं है। किसी ने सलाह दे दी, नोटिस लो मत। अरे नहीं लोगे तो पता क्या होगा? कल को वारंट निकल जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, कल को पुलिस आ जाएगी तुम्हारे खिलाफ तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। नोटिस आया, ले लो। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आया, ले लो। अब देखो कहां से आया, खोल करके देखो, उसमें लिखा होगा या तो बैंक का नाम। अगर बैंक का नाम लिखा है तो बैंक का नोटिस है। अगर एडवोकेट लिखा है, अधिवक्ता लिखा है, वकील लिखा है, तो वकील का नोटिस है। अगर उसमें लिखा है न्यायालय, कोर्ट, सत्र न्यायालय, लोक अदालत, तो अदालत लिखा है, कोर्ट लिखा है, तो ये न्यायालय का नोटिस है। ये 3 तरह के नोटिस आते हैं। नोटिस का जवाब कैसे देना है? जो नोटिस बैंक से आएगा उसके लिए आप बैंक में जाकर रिटर्न में दो। रिटर्न में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपको नोटिस देता है, आप जवाब नहीं देते, फिर एक नोटिस देता है, जवाब नहीं देते, फिर एक नोटिस देता है। बैंक आपकी फाइल बड़ी करता जा रहा है। जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो दिखाएगा हमने इतने सारे नोटिस दिए। आप क्या कर रहे हो? जब नोटिस आता है फोन कर लेते हो। आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि आपने बैंक से कोई बात करी है। अगर बैंक चालाकी कर रहा है और आपको नोटिस दे रहा है, रिटर्न में दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी उसको रिटर्न में जवाब दो। बैंक में जाओ, रिटर्न में लेकर के एप्लीकेशन, भाई साहब नोटिस आया था, ये मेरा जवाब है। क्या नोटिस आया होगा? आपने किस्त नहीं भरी, आपने जवाब लिख दिया, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मेरी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, जो भी कारण रहा लिख दिया। अब कई लोग कहते हैं बैंक लेता नहीं चिट्ठी। कोई बात नहीं, अगर बैंक मैनेजर चिट्ठी लेने से मना करे, उसको बस इतना बोल दो कि मैनेजर साहब इस पर लिख कर दे दो, मैं नहीं ले रहा, बस। भाई साहब नौकरी चली जाएगी उसकी, नौकरी चली जाएगी उसकी। क्योंकि आरबीआई की रूल है, कस्टमर अगर अपनी समस्या बताएगा तो आपको उसकी समस्या सुननी पड़ेगी, समाधान करो ना करो। अब क्या होगा? बैंक ने चिट्ठी नहीं ली, आपके पास फोन है, रिकॉर्डिंग कर लो बैंक में जाके, साहब मैं मैनेजर साहब के पास आया हूं, ये मैनेजर साहब है, मना कर रहे हैं चिट्ठी लो, बस। और क्या करो? उसी चिट्ठी को स्पीड पोस्ट कर दो पोस्ट ऑफिस से जाकर, रसीद रख लेना, रसीद में डेट होती है, किस डेट को भेजी गई। अब क्या होगा? जब ये बैंक आपको कोर्ट में बुलाएगा, अब आप जज साहब के सामने दिखाओगे, जज साहब ये तो रहा वीडियो, मैं गया था बैंक, इसने मना किया था, ये रही मेरी चिट्ठी, ये रही रसीद, इस डेट को भेजी थी, बैंक ने जवाब नहीं दिया। अब क्या करो? तुम अपना केस मजबूत कर रहे हो, जैसे बैंक अपना केस मजबूत करता है। खासकर से जिनको प्रॉपर्टी का लोन है, जिनका मॉर्गेज है, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, बैंक क्या कर रहा है? बैंक की निगाह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर, तुम्हारी गाड़ी पर है। बैंक उसे कब्जा करना चाहता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम फोन पर जवाब देते रहते हो। रिटर्न में बात करो। बैंक अगर लेटर नहीं लेता तो मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आपका लेटर कोई मना नहीं कर पाएगा। बैंक में जाकर सिर्फ इतना बोलो कि आरबीआई कहता है कस्टमर मैं हूं
और कस्टमर की स्थिति कैसी है, ये बैंक को सपना नहीं आएगा मैं लिख कर दूंगा तभी आपको पता चलेगा ना। काम करो ना करो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा चिट्ठी को, और फिर वो कर लेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा इसको नॉलेज है, आरबीआई की गाइडलाइंस है। अगर आपको मान लो ईएमआई नहीं भर पा रहे, अगले महीने आपकी ईएमआई जानी थी, इस महीने नौकरी छूट गई, समझ लो एग्जांपल, या मान लो व्यापार बंद हो गया। अभी एक केस आया मेरे पास, व्यक्ति की दुकान में आग लग गई, लगभग 30-35 हजार की ईएमआई जाती थी, आग लग गई, सब खत्म हो गया, अगले महीने ईएमआई नहीं जाएगी, पैसे नहीं है। वो कह रहा है मैं इंतजार करता रहा कि इंश्योरेंस वाले पैसे दे देंगे तो मैं ईएमआई भर दूंगा, मेरी ईएमआई बाउंस हो गई। मैंने कहा जब तुम्हें पता था आज आग लगी, अगले महीने 10 तारीख को ईएमआई लगनी है, आज 18 तारीख है, आपके पास 20 दिन का समय था, आप 19 तारीख को सबसे पहले बैंक में जाकर के जो आग लगी थी उसकी फोटो खींचकर दिखाते कि मेरे दुकान में आग लग गई है, मेरे लोन को कम से कम 6 महीने के लिए रोक दिया जाए। आपदा आने पर आरबीआई की ही गाइडलाइन से बैंक आपको समय दे सकता है, लेकिन आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। आपने बाउंस मत होने देना। अगर मान लो ईएमआई बाउंस होने के बाद तुम जाओगे तो बैंक को लगेगा आप डिफॉल्टर हो, अपनी बात को सफाई देने आयो। मैं दोबारा समझो मेरी बात, अगले महीने ईएमआई जब बाउंस होने वाली है, नौकरी छूट गई, टर्मिनेशन लेटर है ना, बैंक में पहले ही चले जाओ ईएमआई बाउंस होने से पहले कि सर जी मेरे पास ये लेटर है, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, जब आपने मेरा लोन दिया था तो मेरा देखा था ना, नौकरी कर रहा हूं, आज नहीं है नौकरी, सैलरी नहीं मिलेगी अगले महीने, मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, मुझे विकल्प बताओ। अपनी तरफ से कोई विकल्प मत देना, बैंक से पूछना क्या करूं मैं। बैंक आपको 3 विकल्प देगा। पहला विकल्प, अपना लोन रीस्ट्रक्चर कर लो जी। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? 2 बार आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, अपनी ईएमआई को कम करा सकते हो और ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, या ईएमआई को बड़ा कर सकते हो, ड्यूरेशन कम कर सकते हो। मान लो आपकी ईएमआई जा रही है 50,000, आपको लगा नौकरी छूट गई, मेरे पास सेविंग है, थोड़ा बहुत दे दूंगा 25-30 हजार रुपए, तो क्या करो, उसको बोलो मैं 25,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति खराब है, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, तो बैंक रीस्ट्रक्चर कर सकता है। मान लो वो फैसिलिटी नहीं देता तो बैंक दूसरी फैसिलिटी दे सकता है। दूसरी क्या होती है? लीन पीरियड। लीन पीरियड क्या होता है? 6 महीने से लेकर 2 साल तक का ऐसा समय जिसमें आपको ईएमआई नहीं पे करनी, केवल इंटरेस्ट पे करना है। मान लो आपकी ईएमआई जाती है 50,000, तो पता है इंटरेस्ट कितना जाएगा? 2,000 रुपए। अब आपको बैंक बोलेगा 2,000 रुपए महीना देते रहो अगले 6 महीने तक, 6 महीने बाद से ईएमआई चालू हो जाएगी। ये वाली फैसिलिटी ले लो। तीसरी फैसिलिटी क्या दे सकता है बैंक? बैंक कह सकता है कि ठीक है आपकी स्थिति खराब है, मैं 2 महीने 3 महीने के लिए आपकी ईएमआई को होल्ड पर डाल देता हूं। उस होल्ड पर डालने पर क्या होगा? ना इंटरेस्ट पे करना, ना ईएमआई पे करनी। जब 3 महीने 6 महीने में आपकी स्थिति ठीक होगी तब से ईएमआई चालू हो जाएगी, पुराना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा लेकिन आपका डिफॉल्ट नहीं बनोगे। फिर भी बैंक ये सब बातें आपको बतानी चाहिए, नहीं बताता। क्यों नहीं बताता बैंक? क्योंकि बैंक को तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, उस पर निगाह रहती है। और आप लोग भी एक गलती करते हो, 50 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लोन कराओगे 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए में अगर तुमने 50 लाख की चीज दे दी, थोड़ी देर के लिए बैंक की तरह सोचो, 10 लाख रुपए लिए, 50 लाख की चीज आ गई, तो आप क्या चाहोगे कि 10 लाख वापस आ जाए कि 50 लाख की चीज मेरे पास रह जाए? यही तो कर रहा है बैंक। तो क्या करो, या तो लोन लो मत, लेकिन जब भी लेना पड़ जाए जितनी वैल्यू है और जितना लोन बैंक दे सकता है मैक्सिमम ले लो, क्योंकि कल को दुख नहीं होगा कि अगर बाई चांस प्रॉपर्टी चली भी गई, चीज चली भी गई, तो कम से कम आपने पैसा यूज किया है। मैं वेस्ट बंगाल गया, क्या स्थिति है बताऊं? 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया बंदे ने, उसको पेनल्टी सरचार्ज बना के 6.5 करोड़ कर दिया गया और 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने हड़प ली। सोचिए, 80 साल के बुजुर्ग थे, मेरे पैरों में आके पड़ गए, रोने लगे, कहते बेटा मैं बताओ क्या करूं, ना मेरा घर बचा, ना मेरी फैक्ट्री बची, और अभी भी ऊपर से कहने 1.5 करोड़ रुपए और दो, मैं कहां से दूं? और ऐसा हर जगह हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, आपको पैसा कम चाहिए होता है, आप सोचते हैं कम ही ले लिया जाए। तो कम लेना है तो क्या करो, उसका भी तरीका है। मान लो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 30 लाख रुपए है, आपको चाहिए 10 लाख, तो क्या करो, बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं तो 1 फ्लोर रखो, 1.5 फ्लोर रखो, बाकी बचाकर रखो, ताकि कल को सील होगा तो कुछ बच जाएगा। और उसके लिए एग्रीमेंट बन जाता है, उसके लिए जरूरी नहीं रजिस्ट्री करानी पड़े, एग्रीमेंट बन जाता है उसका, किसी वकील से बात कर लोगे वो सलाह भी दे देगा। प्रॉब्लम क्या है, कोई सिखाता ही नहीं लोगों को कि कैसे तुम फंसे और कैसे निकलोगे। कर्जे की दलदल में फंस गए तो घबराना नहीं है, मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाली गई है, उसको अटेंड करो। मेरी टीम काम कर रही है, लीगल टीम काम कर रही है,
आज आपके जो नोटिस आए होंगे, जो भी दिक्कत आएगी, सबसे 1 to 1 बैठूंगा, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे, सबसे बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन कर्जा माफी तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लंबी लड़ाई लड़नी है हमें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन तक मैं पहुंचा नहीं हूं। मैं अयोध्या आ गया, एक जगह मिल लिया, मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं आ सकता, तुम जा सकते हो। तो क्या करो, अपने गली मोहल्ले में हर व्यक्ति को बताओ देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लिया किससे, नहीं लिया ना, लिया भी नहीं जाएगा। और अगर कोई कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर देना। लोग वैसे ही परेशान हैं, उनसे पैसा लिया जाए, ये तो इंसानियत के खिलाफ बात हो जाएगी यार। फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है और हमेशा निःशुल्क रहेगा। मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाई, और जो हमने नारा दिया है वही नारा हमारा नारा है जो मैंने जंतर मंतर से दिया। क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्या है जी? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोश, एनर्जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है। एक एक व्यक्ति, घर में जाओगे ना, परिवार के परिवार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या करे, वो बाहर देखता है तो समाज में बदनामी हो रही है। बैंक बाहर घर पे लिख जाता है, बोर्ड लगा जाता है, ये प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी गई है, उसने बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, रिश्तेदार आने वाले हैं, घर के बाहर बोर्ड लगा गया। शर्म है ही नहीं कोई। बहुत सारी जगह मैंने देखा रिश्ते टूट गए। कई जगह क्या कर रहे हैं, रिकवरी वाले, बैंक वाले, जहां व्यक्ति नौकरी करता है वहां फोन करते हैं, जाकर के उसके मालिक को फोन कर रहे हैं, अरे कैसा घटिया आदमी आपने स्टाफ पे रख लिया, ये व्यक्ति तो डिफॉल्टर है, ये तो हमारा क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दे रहा है, ये तो ये नहीं दे रहा है, ये तो वो नहीं दे रहा है। जहां उसकी रिश्ता हुआ है वहां पे फोन कर रहे हैं, अरे कैसे यहां पे रिश्ता कर दिया आपने, ये तो व्यक्ति डिफॉल्टर है। मतलब एक ईएमआई ना हो गई, पता नहीं क्या कर दिया उसने, कौन सा गुनाह कर दिया यार। अब ये चलने वाला नहीं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है किसे। अगर कोई बैंक वाला, एनबीएफसी वाला, रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता हो, गाली गलौज करता हो, बदतमीजी करता हो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसका चुपचाप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बैंक वाला आपके घर पर आता है, पहली बात तो बिना आपके एक विजिट लेटर के वो घर नहीं आ सकता। जब भी कोई घर आए ना, उसको बोला विजिट लेटर दिखा। बैंक में 100 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, 100 के 100 आपके घर नहीं आ सकते, विजिट लेटर होना चाहिए। सुन लो पहले, विजिट लेटर होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए उसके पास। अगर आई कार्ड नहीं है तो भी नहीं आ सकता। आई कार्ड का मतलब है कि वो नौकरी पे है, पता चला उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो किस्त लेके जाया जा रहा है। हुआ है ऐसा कई जगह, नौकरी छूट गई उसकी और किस्त लेता रहा, बाद में रिकॉर्ड में पता चला किस्त जमा ही नहीं कराई उसने। आई कार्ड होना चाहिए। अगर वो कहता है मैं बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं रिकवरी एजेंसी से आया हूं, कोई बात नहीं, एजेंसी का आई कार्ड होना चाहिए। एजेंसी को वर्क ऑर्डर होना चाहिए, काम दिया है कि नहीं दिया रिकवरी का, प्लस उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीआरए क्या है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। जो एजेंट बनते हैं जो रिकवरी के लिए, उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बिना सर्टिफिकेट के वो रिकवरी का काम नहीं कर सकते। थोड़ा अपने अधिकारों को जानो, जागरूक नागरिक बनो। बाकी मैं वीडियोस बनाता रहता हूं तुम लोगों के लिए, जानबूझ करके बनाता हूं ताकि तुम उनको सुनकर नॉलेज इकट्ठा करो, तुम्हें पता रहे क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारे क्या क्या अधिकार है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो ना। अभी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपसे 1 to 1 भी मिलना है। किसी के पास कोई नोटिस आया अगर बैंक का किसी तरह का भी, तो 1 to 1 मिलूंगा। आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी, नाम और फोन नंबर और कितना कर्जा उसमें लिख दो, 1 to 1 मिलूंगा आपसे। नोटिस दिखा देना, अगर नोटिस अभी नहीं है तो व्हाट्सएप पर मंगा लो। नोटिस देख करके मुझे आसानी होगी आपको गाइड करने में कि नोटिस कहां से आया है और जवाब कैसे देना है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, जो भी आप बोलना चाहें, बस आप ऐसी दुआ देते रहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ये साथ, आपका सहयोग, आपका प्रेम मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और जो हमारा नारा है, हर गली हर मोहल्ले तक नारा पहुंचाओ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। बस, और कोई लड़ाई नहीं। किसी नेता का नाम मत लेना, किसी पार्टी का नाम मत लेना, किसी के खिलाफ नहीं, किसी के फेवर में नहीं। जनता का कर्जा माफ, हम जनता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं आप सबसे। बहुत बहुत